तवील कानूनी जंग के बाद तहरीक इंसाफ के लिए बिला आखिर एक बड़ी खुशखबरी आ ही गई। तहरीक इंसाफ के नज़रबंद रहनुमाओं की नज़रबंदी ख़त्म और उनके हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आ गया है और पंजाब हुकूमत की लॉ टीम से एक बड़ी गलती हुई है जिससे तहरीक इंसाफ के लिए एक नई उम्मीद पैदा हुई है। ये मामला है क्या, इसी हवाले से हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील अज़र सदीक से। अज़र साहब बताएं कि नज़रबंदियों के मामले में आखिर पंजाब हुकूमत से क्या गलती हुई जिससे तहरीक इंसाफ के एक बड़ा रिलीफ सामने आने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर के ऊपर आपको पता है MPO 1961 का जो ऑर्डीनेंस है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 16 के तहत। सेक्शन 3 जो है वो आर्जी नज़रबंदियों के हवाले से बात करता है और सियासी तौर पर आपको पता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ये होता रहा। हुआ ये कि हुकूमत ने अदालत ने जवाब मांगा था पंजाब हुकूमत की तरफ से, 27A का नोटिस भी दिया था और हुकूमत पंजाब की तरफ से वैसे भी जवाब मांगा था। आपने एक साबिक़ MP की जानिब से इस नज़रबंदी के कानून को चैलेंज किया था और जो जस्टिस अमजद रफ़ी की अदालत में चल रहा था जिसका जवाब पंजाब हुकूमत ने दिया। हाँ, ज़ैनब उमैर की तरफ से मैंने चैलेंज किया हुआ था और ये बड़ा पुराना काम चल रहा था। 2023 से ये सारे मामले को मैं लेकर चल रहा था। तो आपको पता है कि जब 27A का नोटिस हो तो एडवोकेट जनरल ने खुद पेश होना होता है और अपने दस्तखतों से जवाब दाखिल करना होता है। अभी तक जो मेरे पास कॉपियाँ आई हैं उसमें वो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दस्तखत करके वो फाइल की है। 27A में वो ऐसा कर नहीं सकती है, ना उनके पास इख्तियार है। कायम मकाम भी हो तो तब भी वो दाखिल नहीं कर सकते हैं, ये सामने है। फिर उसके अलावा जो बड़ा ब्लंडर है ना, जो यानी सेक्शन 3 को वो समझ नहीं सके। मैंने रिकॉर्ड के ऊपर इतनी एविडेंस लगा दी है कि 2022 में 10,000 नज़रबंदी की ऑर्डर सियासी तौर पर, फिर 2023 के अंदर 2022 के अंदर 2023 के अंदर तकरीबन कोई 4,770, 2024 के अंदर भी कोई तकरीबन 5,000 की नज़रबंदी के सारे सियासी इंजीनियरिंग के ऑर्डर जारी हुए। अब वो सारा रिकॉर्ड पे लगा दिया। अब ये एविडेंस उनके पास, ये एविडेंस उन्होंने खुद पेश कर दी। वो छुपाते भी रहे लेकिन अदालती अकामत है, उन्हें मानना पड़ा और लेना पड़ा। फिर वो एक और बड़ी गलती कर बैठे। अच्छा, वो जवाब दाखिल करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने सेक्शन 3 को जो है वो चैलेंज ही नहीं किया। कि अब ये कमाल की बात है, समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो तो भाई वो पढ़ ही लेते, रिट ही पढ़ लेते। रिट के अंदर सेक्शन 3 और 16 दोनों की आइनी और कानूनी हैसियत को चैलेंज किया है और बड़ी वजाहत के साथ, बड़ा क्लैरिटी को लिखा हुआ है सेक्शन 3। अब आप वो मुतफरक दरखास्तों को बुनियाद बना रहे हैं। भाई मुतफरक दरखास्तों के ज़रिए मैं रिकॉर्ड पे चीज़ें लगा रहा हूँ। मैं अभी भी उनसे पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 144, देखिए सियासी इंजीनियरिंग किस तरह से होती रही है। 1961 का ऑर्डिनेंस है जी। ये जो जवाब दिया है ये एक बड़े पंजाब हुकूमत के बड़े काबिल किस्म के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाजीन कोई नाम की खातून है और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है बलीगो ज़मान है जिन्होंने ये जवाब जमा करवाया। अच्छा, मैं तो हैरान होता हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि कौन है या कौन नहीं है। लेकिन ये देखे ना, ये आपको पता है कि 27A का अगर नोटिस हो तो एडवोकेट जनरल ने दाखिल करना होता है, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल करना होता था और उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात आनी थी। लेकिन आप जल्दबाजी में इतना कुछ कर दें, ये तो ज़्यादती है ना वैसे भी। लेकिन एक बात मैं आपको मलिक साहब, जो सबसे ज़रूरी बात है ना कि मैंने साबित करना था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से 144 का नफाज लगा देते थे। पता 144 भी मैंने चैलेंज किया। जैसे शाहिद बिलाल हसन ने डिसमिस की, मामला इंट्रा कोर्ट अपील में गया, फिर जैसे शाहिद करीम के पास चला गया और वो वहाँ जब छुट्टियों में गए थे जैसे अहमद नदीम अरशद के पास लग गया। एक और मामला चैलेंज किया था तो मैंने जैसे अहमद नदीम अरशद साहब को भी कहा, मैंने कहा और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जिस दिन 144 के भी डिटेलें आ गई ना कि कितने 144 के पर्चे हुए हैं और डाटा, ये दोनों एक साथ रखते हैं। और ये सियासी इंजीनियरिंग में भी सेक्शन 3 के हवाले से अब अदालत ने इस पर अमल दरामद रोक दिया हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं। नहीं, नज़रबंदी के कानून पे भी तो आपने अबूरी रिलीफ आपको मिल गया था। अब इस पे हतमी फैसला आना है और पंजाब हुकूमत का जो जवाब है इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पे तो देखिए इस पे हम रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं जिसे जवाबुल जवाब कहते हैं और ये सारी चीज़ें हम उस जवाबुल जवाब के अंदर ले रहे हैं कि ये जो कहना कि सेक्शन 3 यानी पढ़ तो लेते, कम से कम चैलेंज नहीं किया, वो चैलेंज किया हुआ है। मुतफरक दरखास्तों के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड सामने लगाए हुए हैं, ये सारा रख रहे हैं और अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के हवाले से जो कोताहियाँ, जो कमियाँ रह गई हैं वो भी ला रही हैं। और ये रिलीफ छोटा, देखिए मलिक साहब, ये रिलीफ छोटा नहीं है। उसके बाद अब तक नज़रबंदी के ऑर्डर जारी नहीं हो सके। ये लोग यानी इसका वजह क्या है कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी।
यानी अगर और जलसे जुलूस रोकने के लिए सारा कुछ कर रहे थे ना, आप अगर चाहते तो ये आप ना जारी करते, यानी एडवोकेट जनरल के दफ्तर ये जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने एडवाइस करती कि ये बिला वजह जिसका दिल चाहता हर एक का डिटेंशन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, ना कोई वजह है ना नहीं है। इसमें तो इस हद तक भी रहा कि ताहिर इकबाल साहब वेहाड़ी से थे, उनके नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए उस दौरान ही, और अदालत ने उसमें भी कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया। वो अब ये क्या कहा, फिर उसकी हियरिंग हुई सेक्रेटरी का होम के पास भी, वहाँ भी अदालत के सामने, वहाँ उनके सामने रखा कि ये सारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग है, आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवोकेट जनरल अफसर आपकी मुआवनत सही नहीं कर रहा। हर एक को आपको अदालती अहकामात पता होने चाहिए, आपको कानून पता होना चाहिए और उसको सामने रख के जितना कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह आप बुनियादी हक ने, आर्टिकल 15 की वायलेशन है, आर्टिकल 16 की वायलेशन है, 19 की वायलेशन है। और कमाल की बात ये है कि ये जो कानून है 1961 का ऑर्डिनेंस, ये आर्टिकल 10 से आने के बाद इसको दोबारा बनाना का ठीक करना चाहिए था। यानी आप नज़रबंदी, आर्जी नज़रबंदी के लिए आपको वजूहात बतानी है, आप ऐसे नहीं जिसको मर्जी चाहे उठाकर घर से बंद कर लें। और फिर आप इसमें एक और चीज़ भी मैंने साथ रखी है कि घरों में जाते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, आर्जी नज़रबंदी करनी है ना, तो आर्जी नज़रबंदी में घर के दरवाजे क्यों तोड़ते हैं, लोगों के साथ जुल्म क्यों करते हैं। तो ये जितनी भी ज़्यादती है ना, ये सारी, और एडवोकेट जनरल नाकाम हुआ है, मैं समझता हूँ उसके अंदर वो इनको कैटर नहीं कर सका, ना वो वजूहात ना ही। वो एडवोकेट जनरल है ही नहीं, लेकिन वो कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो अपने आप को एडवोकेट जनरल शो कर रहे हैं। कायम मकाम भी नहीं है, लुक आफ्टर का चार्ज है। और लुक आफ्टर का चार्ज होने पे अपने आप को एडवोकेट जनरल समझ रहे हैं। तो आपको याद होगा पिछले कई केस मौजूद हैं जहाँ लुक आफ्टर के हवाले से कहा था लुक आफ्टर वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता जो यहाँ इख्तियारात इस्तेमाल हो रही हैं। ये तो पुरानी बात भी है, मुझे अच्छी तरह याद है। वो तो एडवोकेट जनरल की गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कमरा भी इस्तेमाल करें, और एडवोकेट जनरल का जो कमरे पे नेम प्लेट भी आपने लगा ली है बुलीगो ज़मान है, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है। अच्छा, और इस वाले से लॉ अफसर भी बड़े परेशान है, ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ, वैसे मेरा नहीं जानता ख्याल है लुक आफ्टर डजंट मीन कि आप एडवोकेट जनरल के हवाले से, और हुकूमत को भी चाहिए ना कि आप इन कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ते क्यों हैं। आप एडवोकेट जनरल जिसको भी तैनात करना है, चाहे बलीग को करना है, जिस किसी को भी अपॉइंट करना है, आप अपॉइंट करें, तैनात करें उस एडवोकेट जनरल को। और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, देखिए इसमें नुकसान क्या होना है, नुकसान हुकूमत पंजाब का होना है कि कहीं जवाब दाखिल करते हुए, कहीं आप रिप्रेजेंटेशन देते हुए जब आप बात गलत कर देंगे, कल उसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो आपको पता है फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना है और हम जैसे लोग उसका फ़ायदा उठाएँगे। जी, ये जवाब था पंजाब हुकूमत पर, जिस पे जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं अज़हर सदीक, वो पुरुमीद हैं कि जो जवाब जमा होगा उसमें जो पंजाब हुकूमत की जो अहम काम का जवाब जमा कराया गया है उसके मुताबिक उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, और जो नज़रबंदियाँ चैलेंज की गई हैं वो दरख्वास्त मंजूर होगी और बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को, और उनकी नज़रबंदी के जो अहकामात हैं वो कलअदम होंगे। जी।